Activity 1.2 टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम। आपको चने की दाल या फिर मूंग दाल जो होती है उसके जो बीज होते हैं दाल उसको लेना है और उगाना है, जर्मिनेट करना है। सिलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग। ठीक है, आपको 3 इक्वल साइज के सीडलिंग्स देखने हैं। बीज होते हैं बेटा, बीज तीन बीज लेने हैं, मूंग दाल के चाहे ग्राम दाल के। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल, और आपको ऐसे ही वैसे ही 3, जैसे आप इसमें देख सकते हो 3 ग्लास है, एकदम सिमिलर साइज़ के, सिमिलर साइज़ है, सिमिलर हाइट है, सब कुछ एक जैसा होना चाहिए, तीनों ग्लास एकदम एक जैसे होने चाहिए। मार्क दैम A, B एंड C। 2 ग्लास A एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विद अ लिटिल काउ डंग मैन्योर। जो फर्स्ट A ग्लास है इस फिगर में देखिए, जो A ग्लास, B ग्लास और C ग्लास है उनको बांट दिया। A वाले ग्लास में आपको क्या डालना है, सॉइल के साथ आपको क्या डालना है, थोड़ा सा काउ डंग, ठीक है, गाय का गोबर मिला के डालना। इन ग्लास B पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विद अ लिटिल यूरिया। और B वाले ग्लास में आपको क्या करना है, सॉइल के साथ साथ आपको यूरिया डालना है इसके अंदर। टेक द सेम अमाउंट ऑफ द सॉइल इन ग्लास C विदाउट एडिंग एनीथिंग। और जो C वाला ग्लास है इसके अंदर आपको जितनी मिट्टी इसमें ली उतनी मिट्टी इसमें, उतनी मिट्टी इसमें होनी चाहिए, लेकिन इसमें आपने क्या ऐड करना है, मिट्टी के साथ गाय का गोबर, और इसमें क्या ऐड करना है, यूरिया, और इसमें क्या ऐड करना है, कुछ भी नहीं, ठीक है, सादा मिट्टी इसके अंदर। ना पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास। और जितना पानी आप इसमें डालोगे उतना ही पानी इसमें डालना है, उतना ही पानी इसमें डालना है, ठीक है, सेम अमाउंट में डालना है। अगर आप 1 कटोरी इसमें डाल रहे हो पानी तो 1 कटोरी इसमें, 1 कटोरी इसमें, ठीक है। एंड प्लांट द सीडलिंग इन देम। और जो बीज हैं उनको, बीजों को इन तीनों में अलग अलग डाल देना। 3 बीज इसमें गाड़ने, 3 बीज इसमें, 3 बीज इसमें डालने आपको, ठीक है। कीप देम इन अ सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली। और इनको ऐसी सुरक्षित जगह पे रखना है और डेली आपको क्या करना है, पानी डालना है। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ, फिगर 1.3b। आफ्टर 10 और 7 दिन के बाद आपको देखना है इसके अंदर क्या कोई ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है, जैसे इसमें दिखा रखा है इमेज में आपको। डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस। क्या जो तीनों ग्लास में आप देख सकते हो कि एक ही जैसे उगे हैं, इसके अंदर थोड़े से कम है, इसके अंदर बहुत कम प्लांट्स की ग्रोथ दिख रही है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है प्लांट की। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब इन तीनों ग्लास में से किस में ज़्यादा अच्छी तरीके से प्लांट की ग्रोथ हुई है, B वाले में से, है ना। हम सबको दिख रहा है सबसे ऊंचा जो सीड्स की जो प्लांट बना है सबसे ज़्यादा वो B वाले में बना है, फिर A वाले में बना है, फिर C वाले में बना है, ठीक है। इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट। सबसे ज़्यादा किस में हुआ फास्टेस्ट ग्रोथ, B वाले में। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो किसी न किसी न्यूट्रिएंट में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, जितना कि गाय के गोबर में नहीं होता, सॉइल में नहीं होता है जितना न्यूट्रिशन। विच आर दे डिफरेंट हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। अब जो फर्टिलाइज़र है वो मैन्योर से कैसे अलग होते हैं, क्योंकि एक में तो हमने मैन्योर डाला था। मैन्योर क्या होता है, जो नेचुरल प्रोसेस से बनी होती है, जो खाद होती है नेचुरल, ठीक है, लेकिन जो फर्टिलाइज़र होता है वो होती तो ये मैनमेड है लेकिन उसे बनवाया जाता है। लेकिन मैन्योर वो अपने आप ही बन जाती है, गाय के गोबर से मैन्योर बनती है, सड़े हुए फूल पत्ती खाना वाना इससे मैन्योर बन जाती है, लेकिन फर्टिलाइज़र को बनाना पड़ता है। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सारे एग्जाम्पल हैं फर्टिलाइजर्स के। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज वीट, पैडी एंड मेज। ठीक है, जो फर्टिलाइजर्स का अगर हम यूज़ करते हैं, अगर फार्मर्स यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, जो पैदावार होती है फसल की बहुत ही ज़्यादा अच्छी अमाउंट में होती है, चाहे वो वीट के हों, चाहे चावल के हों, चाहे मेज़ के, मक्का के हों। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन अगर हम फर्टिलाइजर्स को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, जो सॉइल है वो क्या होगी, लेस फर्टाइल हो, जो उसकी नेचुरल न्यूट्रिशन होंगे सॉइल के अंदर वो ख़त्म हो जाएंगे।
फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, और फर्टिलाइजर एक टाइप का वाटर पॉल्यूशन भी है. Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated या फिर fall in between two crops. अगर हम लगातार फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, जो सॉइल की बोलते हैं ना फर्टिलिटी, उसके अंदर जितना पैदावार अच्छी तरीके से होगी वो कम हो जाएगी. इसलिए क्या कर सकते हो, या तो आप मैन्योर भी डाल सकते हो फर्टिलाइज़र्स की जगह, ठीक है, या तो आप एक और काम कर सकते हैं, फील्ड को कुछ समय के लिए छोड़ दो बगैर कोई उसमें क्रॉप उगाए, और आफ्टर सम टाइम उसके बाद फिर आप जैसे दो क्रॉप के बीच में कम से कम 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का गैप दो. उसके बाद आप क्रॉप्स उगाओ, ताकि कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है बारिश की वजह से, धूप की वजह से, वो दोबारा आ जाएगी. फिर आपके अगर कोई क्रॉप उगाओगे तो वो अच्छी तरीके से उग जाएगा. द यूज़ ऑफ मैन्योर improve soil texture as well as its water retentivity capacity. अगर हम मैन्योर का यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, जो सॉइल की स्ट्रक्चर है, सॉइल अगर बहुत हार्ड दिख रही है हमें, या फिर उसके अंदर न्यूट्रिशंस, जो भी न्यूट्रिशियस वैल्यू है सॉइल की, वो अगर ख़त्म हो जाती है तो वो मैन्योर डालने से कंप्लीट हो जाती है. वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, और पानी को सोखने की उसकी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है. इट रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और ये जो मैन्योर होता है वो सॉइल के जो भी न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो गए थे वो रिप्लेनिश दोबारा लाने में हेल्प करती है. Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. हम मैन्योर की जगह क्रॉप रोटेशन भी कर सकते हैं अगर हमें अपनी सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन दोबारा वापस लाने हैं तो. This can be done by growing different crops alternately. ठीक है, ये कैसे क्रॉप रोटेशन में क्या करा जाता है, एक क्रॉप को एक टाइम में उगा के दूसरे टाइम में कोई और क्रॉप उगा के, ठीक है. Earlier farmer in northern Indian used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season. ठीक है, जो नॉर्थ इंडिया साइड में जो फार्मर्स रहते हैं अभी भी वो लोग क्या करते हैं, एक सीज़न में क्या उगाते हैं, दालें वगैरह, फॉडर वगैरह उगाते हैं. लेगिनम्स क्या होते हैं, सीड्स वाले जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, वो उगाते हैं. दाल हो गई, बीन्स हो गए, ये सब उगाते हैं. और अगले सीज़न में अगले 6 मंथ में के बाद वो कौन सी उगाते हैं, वीट उगाते हैं. ठीक है, तो क्रॉप रोटेशन हो गया, एक टाइम में दूसरी क्रॉप, फिर कुछ समय बाद दूसरी क्रॉप उगाना. दिस हेल्प इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन. ठीक है, इससे क्या होता है, नाइट्रोजन जो है लिग्नम सीड्स में क्या होता है, नाइट्रोजन ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है. हम लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा है कि जो लिग्नम सीड्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो उनकी जो जड़ें होती हैं उसमें राइजोबियम एक बैक्टीरिया रहता है. उसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट होती है सॉल्युबल फॉर्म में, मिट्टी के फॉर्म में, और वो प्लांट यूज़ करता है. उससे ही प्लांट को ज़्यादा न्यूट्रिशन और प्रोटीन बनाता है. और प्रोटीन हमें किससे मिलता है, पल्सेस से मिलता है. तो लिग्नम सीड्स पल्सेस वाले प्लांट होते हैं. फार्मर्स आर बीइंग encouraged to adopt this practice. और फार्मर्स को हमेशा यही बढ़ावा दिया जाता है कि आपको क्रॉप रोटेशन ही करनी चाहिए. इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम बैक्टीरियम. ठीक है, मैंने अभी आपको बता दिया, जैसे क्लास 7 में हमने पढ़ा था राइजोबियम बैक्टीरिया के बाद. दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट. ठीक है, नोड्यूल्स जो नीचे कभी आप देखना दालों के पेड़ या फिर कभी बीन्स के पेड़ को देखना, उसकी जो जड़ें होती, जब वो सूख जाए उसकी जड़ों में देखना कोई गांठें सी होती है. लेकिन नोड्यूल्स गांठ होती हैं. ठीक है, तो गांठ किस लिए होती है, क्योंकि वहाँ पर राइजोबियम रहता है, वो नाइट्रोजन उसको प्रोवाइड करता है सॉल्युबल फॉर्म में. दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और जो राइजोबियम होता है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, फिक्स करता है. ये चीज़ मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताई है. ठीक है.